गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आवाज क्लियर है? थोड़ा एक बार कंफर्म करिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, पता नहीं सही है गलत। क्या मेरी वॉइस क्लियर है या फिर कुछ दिक्कत है? जनरली पूछना नहीं पड़ता है, बट आज जो है मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, चलो ठीक है फिर, थैंक यू। तो शुरू करेंगे। एबीएम मॉड्यूल भी चैप्टर नंबर 12 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बेहतरीन क्वालिटी के, थैंक यू सो मच। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के हिसाब से कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड से रिलेटेड हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स होती हैं, 5 तरीके की नीड होती हैं। वैभव सर, देख लिया मैंने मैसेज आपका, पहले भी व्हाट्सएप पे भी आ चुका है मेरे पास में। चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं सर, एबीएम में। अच्छे मार्क्स देगा आपको, मॉड्यूल भी अच्छे मार्क्स देगा। चाहे हम बात करें एबीएम की और चाहे बात करें बीएफएम की, मॉड्यूल भी आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन मॉड्यूल भी। थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, बट यस इट इज गुड। तो देखिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में व्यक्ति को क्या चाहिए? जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए, वो भी उसको सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, और प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन मतलब यूनियन वगैरह भी अवेलेबल होनी चाहिए। ये सभी की सभी चीजें सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में आती हैं। ये सभी की सभी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में आती हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। देखिए यहां पर है ना, सच फैक्टर जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, सेफ वर्किंग कंडीशन, यूनियन होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन के लिए लॉबी होनी चाहिए, सब मिलजुल करके सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में आ जाती हैं। व्हाट आर द फीचर्स इन्वॉल्व इन जॉब इनरिचमेंट? तो जॉब इनरिचमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? जॉब एनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, है ना, कई सारी चीजें होती हैं। हम आगे इसी लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, जॉब एनरिचमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? व्हाट आर द फीचर्स? redesigning jobs so that they are more challenging to the employee, having less repetitive work, improvement with the help of upgrading and development। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे काम जॉब इनरिचमेंट में किए जाते हैं। जॉब आपकी ज्यादा मजेदार हो जाए। जॉब इनरिचमेंट मतलब जॉब आपकी मजेदार हो जाए, मोनोटोनस ना रहे, मतलब ऐसी रिपीटेटिव ना रहे, आपको अच्छा लगे, आपको मजा आए, काइंड ऑफ दैट। ओके, which article of Indian Constitution deals with the workers participation in the management? तो कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है डील करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन के लिए? मतलब जो यूनियन वगैरह बनती है
वो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कौन सा आर्टिकल जो है ये व्यवस्था देता है कि यूनियन वगैरह बनाई जाए, वर्कर्स पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में। तो दिस इज डन अंडर आर्टिकल 43A। किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 43A के तहत किया जाता है कि वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये एचआर में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर है। इतने आर्टिकल से याद करने की जरूरत नहीं है सर, काम काम के होंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत रटिए। ये काम का है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने रखा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन मैं रखता भी नहीं हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि आईआईबीएफ इतना ज्यादा वो नहीं होता है, मतलब वो डिटेल में जाना चाहते हैं, ऐसे एक्यूरेसी पर बहुत कम ही फोकस करते हैं कि मतलब एकदम एग्जैक्ट पता हो। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। When an individual occupies more than one role, there are bound to be conflict between them. This situation is known as, अब ये एक डेफिनेशन है, अब आपको बताना है कि ये रोल स्टैग्नेशन है, रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट है, या रोल एम्बिग्यूटी है। तो इंडिविजुअल ने एक से ज्यादा रोल अदा करने हैं तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। तो सवाल यह है कि इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डेली लाइव क्लास होती है तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा मोटिवेटेड भी फील करते होंगे कि ठीक है अभी पहुंचना है, अभी पढ़ना है, लाइक दैट है। और मैं भी मोटिवेटेड रहता हूं कि ठीक है मुझे पढ़ाना है, चीजें तैयार करनी है। गुड इवनिंग सभी को। तो सर ये होता है इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। ये क्या है? इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग। देखो एक एग्जांपल यहां पर, इसे अगर दूसरे नाम से जाने तो सर इसे इंटर रोल डिस्टेंस भी कहते हैं या इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। जब एक आदमी इंडिविजुअल मोर देन वन रोल अदा करता है तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बैंक का मैनेजर है तो उसके दो रोल हो गए, एक तो वो बैंक में मैनेजर है और दूसरा उससे हस्बैंड और फादर का रोल भी अदा करना है। अब आप मैनेजर भी हैं और घर में भी जो है आपको एज ए हस्बैंड, एज ए फादर रोल अदा करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि वाइफ और चिल्ड्रन चाहेंगे कि आप उनको समय दें, ऑब्वियसली फैमिली को आपको टाइम देना चाहिए। लेकिन क्या है कि आप जो है एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल बहुत इफेक्टिवली करना चाहते हैं एज ए मैनेजर, है ना, एज ए मैनेजर आप अपना काम करना चाहते हैं। तो इसलिए मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो दिस इज इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल एम्बिग्यूटी क्या होती है सर? जब रोल ही ना क्लियर हो कि मेरा रोल क्या है, मुझे पता ही नहीं है। जैसे नहीं ब्रांच में कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग रहते हैं, हमको इस सीट पे बिठा दें, पता नहीं क्या करना है, क्या करना है मुझे खुद ही नहीं पता है ना, काइंड ऑफ दैट। तो आपको रोल में क्लियरिटी ही नहीं कि मुझे क्या करना है, बस चलाऊं कि कंडक्टर बनूं कि सीट पे बैठा रहूं, बस साफ करने लगूं, क्या करूं मुझे नहीं पता है, रोल एम्बिग्यूटी हो गई। ओके, डॉट इज caused due to lack of information available to the role occupant। जो जिसको रोल अदा करना है उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल है, उस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से क्या चीज अराइज होती है? रोल ओवरलोड होता है, रोल एम्बिग्यूटी होती है, रोल का इरोजन होता है, रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो रोल ऑक्यूपेंट है, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना होने की वजह, इंफॉर्मेशन के लैक होने की वजह से ये सिचुएशन बनती है। रोल ओवरलोड, रोल एम्बिग्यूटी, रोल इरोजन पूछे जाते हैं, फ्रेंड्स सारे टर्म पूछे जाते हैं अपने आप में। तो ये है सर रोल एम्बिग्यूटी, मतलब क्लियरिटी नहीं है मुझे रोल में कि मुझे क्या करना है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं क्या करना है मुझे। ठीक है, रोल एम्बिग्यूटी हो रहा है, देखिए थोड़ा सा समझते हैं, है ना। अभी आप पूछ ही रहे थे सर ना कि रोल एम्बिग्यूटी क्या होती है। देखिए sometimes an individual may not be clear about the various expectation that people have from his role and this causes role ambiguity। क्लियर ही नहीं है कि जो रोल मुझे असाइन किया गया है उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, रोल एम्बिग्यूटी होती है। दिस मे बी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द रोल ऑक्यूपेंट और मे बी ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्यू अवेलेबल टू हिम। मतलब कहने का
कि व्यक्ति को या तो जानकारी नहीं अवेलेबल है, या उसको इतनी हिंट नहीं मिल पा रही, या उस बात को वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझसे क्या उम्मीदें रखी गई हैं। दैट्स रोल एम्बिग्यूटी। एज पर द अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के हिसाब से एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस, रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल करना किस नीड के अंतर्गत आता है? कम्स अंडर व्हिच नीड? क्वेश्चन नंबर 6 है, एज पर अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस कम्स अंडर व्हिच नीड? नीड फॉर पावर, नीड फॉर मनी, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट। शुरू से, कहां से स्टार्ट करना है सर? शुरू से करिएगा। नीड फॉर पावर कहां से? नीड फॉर पावर में आता है। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी में कंट्रोल फॉर रिसोर्सेज जो है नीड फॉर पावर के लिए होता है। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से? ब्रूम्स नीड फॉर एफिलिएशन होता है, मतलब लगाव। जैसे आप समाज में रहते हैं तो आप ये चाहते हैं ना कि 4 लोग आपको पहचाने। आप ऐसे सोचिए कि आपने होली मनाई, कोई मनाने के लिए नहीं, आप कमरे में बैठे हुए हैं, कोई आपको पहचानता तक नहीं है, यहां तक कि गली के लोग भी आकर के आपके ऊपर रंग नहीं फेंकना पसंद करते हैं। तो गड़बड़ है वो चीज। एफिलिएशन होनी चाहिए, लोग आपको माने जाने, समाज का हिस्सा है हम। दैट्स नीड फॉर एफिलिएशन, लोग आपको प्यार करें बेसिकली, है ना। पूछा जाता है सर ये क्वेश्चन जो है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आना चाहिए। इसमें मोटिवेशन, चैप्टर नंबर 12 में मोटिवेशन के बहुत सारे मॉडल है फ्रेंड्स, और अच्छे क्वेश्चन देते हैं। चैप्टर नंबर 12 में मोटिवेशन के बहुत सारे मॉडल्स हैं, एंड दे गिव यू गुड मतलब क्वेश्चंस, आपको अच्छे नंबर उठा करके देते हैं, तो ध्यान दें। तो ये होता है सर एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी, वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एलिमेंट होते हैं ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल के। ठीक है, एक्सप्लेन किया मैंने एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस तीनों के बारे में। Which of the following element does not belong to the पोर्टर एंड लॉलर मॉडल? पोर्टर और लॉलर मॉडल में कौन सा एलिमेंट नहीं आता है? एफर्ट, सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस, सेक्रीफाइस। हाँ सर, रिकॉर्डेड वीडियो आते हैं इसके, यस। अगर आप अभी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहीं अटेंड कर पाते हैं। पहले मॉड्यूल वाइज क्लासेस अटेंड करिए, पहले मॉड्यूल वाइज पढ़िए, फिर लाइव क्लास की तरफ मूव करिए, और उसी क्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सीआईबी के लिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो उसकी डेट बढ़ गई है ना, 31 मार्च कर दिया है इन्होंने, तो अगर अभी भी नहीं भरा है तो प्लीज फिल कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो पोर्टर और लॉलर मॉडल के हिसाब से एफर्ट होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, परफॉर्मेंस होता है, सेक्रीफाइस नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, सेक्रीफाइस नहीं होता है। 3 चीजें होती हैं यहां पर, है ना, एफर्ट, परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन।
अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में, क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने किया था ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल, वही ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल को दूसरे रूप में पूछा गया कि इसको किस नाम से और जानते हैं। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल इज नोन एज, हाँ एक्सपेक्ट, अगर आप ऑप्शनल चेंज करना चाहे तो हर बार कर सकते हैं, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो यस हर बार नया ऑप्शनल चूज किया सकता है, कोई मना ही नहीं है। पिछली बार रूरल लिया था, इस बार एचआरएम ले लीजिए, कोई मना नहीं करता आपको। तो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, अभी अभी समझाया था, पढ़ाया था आपको सर जो है, फिर भी गलत हो तो गलत है। अभी तक मेरे ख्याल से किसी का सही आंसर ही नहीं आया। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अभी तो बताया था आपको, ध्यान दीजिए 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस, है ना, ऐसे ही तो लिखा था। तो इसी को ही ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल बोलते हैं, चाहे 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोल दे, चाहे उसी का दूसरा नाम बोल दे, इट्स बोथ सेम थिंग। ओके, as per Porter and Lawler model, which of the following does not belong to the basic assumption about human behavior। यानी कि पोर्टर और लॉलर जो मॉडल लेकर आए थे, उन्होंने कुछ बेसिक एजम्पशन की थी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कौन सा एजम्पशन उनके हिसाब से सही नहीं है। तो इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स in the individual and in the environment, individual have different needs, desire and goals, individual behavior always focus on money making strategy, individual decide between alternative behaviors and such desired behavior lead to the desired outcome। तो आपको बताना है कि कौन सा एजम्पशन नहीं किया था उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, किसने, पोर्टर एंड लॉलर ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये सही है। इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर होता है वो हमेशा मनी की, फोकस्ड ऑन मनी मेकिंग स्ट्रेटजी, ये नहीं एजम्पशन था इनका। पोर्टर एंड लॉलर के हिसाब से मनी मेकिंग कोई एजेंडा नहीं होता है व्यक्ति का। ठीक है, बाकी सारे सही है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कई सारे फैक्टर और इन्वायरमेंट से डिसाइड होता है, लोगों के डिफरेंट डिजायर्स, गोल्स और नीड्स होती हैं, अल्टरनेटिव बिहेवियर के बीच में व्यक्ति डिसाइड करता है, सब सही है। मनी मेकिंग का स्ट्रेटजी बनाना नहीं होता है एज पर देयर एजम्पशन। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं फटाफट उनको एक बार इसको रिव्यू करवाता हूं। ठीक है, तो यहां से हमने शुरुआत की थी। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है रिलेटेड है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड से, कौन सा फैक्टर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड से रिलेटेड है? अनूप सर अभी देख लेते हैं, अगर गलती हुई है तो। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड से रिलेटेड कौन सा होता है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में? ठीक है, तो ये जॉब सिक्योरिटी, सैलरी का बढ़ना, सेफ वर्किंग कंडीशन, लॉबिंग फॉर प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, यूनियन, ये सारी चीजें सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में आती हैं। मतलब 5 तरीके की नीड होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड मतलब हम सेफ रहें अपने एनवायरमेंट में, सेल्फ स्टीम नीड, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सोशल नीड, ये सारी चीजें होती हैं इसमें, ध्यान रखें, पूछा जाता है। फिर इसमें पूछा गया जॉब एनरिचमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये सारी चीजें रीडिजाइन किया जाए जॉब को ताकि वो थोड़ा चैलेंजिंग लगे, रिपीटेड वर्क ना करवाया जाए और जॉब को इंप्रूव किया जाए विद द हेल्प ऑफ अपग्रेडिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह की सहायता से। ये सारी चीजें जॉब एनरिचमेंट का पार्ट होती हैं। फिर आता है किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, WPIM, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये भी वर्ड यूज किया सकता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो किस आर्टिकल में ये बात की गई है कि वर्कर को भी पार्टिसिपेट करना है, तो ये बात की गई है आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A। इसी वजह से हमारे बैंकों में यूनियन वगैरह अवेलेबल हैं।
फिर आया था कि अगर एक इंडिविजुअल को एक से ज्यादा रोल अगर अदा करने होते हैं तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आना स्वाभाविक है। तो इसे क्या बोलते हैं? तो सर इसे इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट बोल देते हैं। तो एक से ज्यादा अगर रोल अदा करना है आपको, जैसे मैंने दिखाया था मैनेजर और फादर का रोल अदा करना है, तो इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाता है। ठीक। फिर देखा था कि मतलब अगर ये क्लैरिटी ना हो कि हमें हमारे रोल से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसे क्या बोलते हैं? रोल में एम्बिग्यूटी होना। रोल में एम्बिग्यूटी होना। रोल ओवरलोड है, मतलब आपसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है, ज्यादा उम्मीदें रखी जा रही हैं। रोल इरोजन हो रहा है, मतलब आपसे जिम्मेदारी हटा दी गई है। अभी हम डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन है इस पर। ठीक है। उसका में ये कब होता है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द ऑक्यूपेंट। जिसको जॉब करनी है, जिसको रोल अदा करना है, उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो क्या कहलाता है? रोल एम्बिग्यूटी कहलाता है। फिर है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के हिसाब से एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल करना अगर है तो वो किस नीड ऑफ पावर में आता है, कि नीड ऑफ मनी में, कि नीड ऑफ एफिलिएशन में, नीड ऑफ अचीवमेंट में आता है? तो ये आता है सर नीड फॉर पावर में। किसके लिए? नीड फॉर पावर में आता है। फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक ही हैं, मान लीजिए। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर देयर। कौन कौन सा? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस, ये होते हैं 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पोर्टर एंड लॉलर मॉडल को बिलोंग नहीं करता है? पोर्टर और लॉलर मॉडल में तो फिर 3 चीजें होती है उसमें, एफर्ट होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, परफॉर्मेंस होती है, सेक्रीफाइस नहीं होता है। सेक्रीफाइस नहीं होता है इसमें। ठीक। एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जैसा था वैसे ही क्वेश्चन एकदम सेम है। 7 एंड 9 बोथ आर सेम क्वेश्चन। यहां पूछा कि जो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल है उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो अगेन वही 3 एलिमेंट जो थे हमारे, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस, इसी के नाम से इसे जान लिया जाता है। तो ये ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल होता है। फिर है एज पर पोर्टर लॉलर मॉडल। कौन सा एजम्पशन जो है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इन्होंने नहीं किया था? तो इन लोगों ने बाकी सारे जो है वो एजम्पशन किए थे, लेकिन मनी पर फोकस की बात नहीं की गई थी, मनी मेकिंग स्ट्रेटजी की बात नहीं की गई थी। ठीक है। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन में आप ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे नाम जो है पाथ गोल थ्योरी भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और इस नाम से भी जानते हैं। ओके, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में चेक कर लूंगा सर। ओके, आई विल लुक इनटू इट। एक मिनट रुक के देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, हाँ ठीक है, एक्चुअली ये गड़बड़ हो गई है। ठीक है, डी होगा इसका आंसर सर, ऑल ऑफ द अबव होगा। माय बैड। इसको सही कर देंगे हम पीडीएफ में, लेकिन अभी पढ़ाते समय भी ध्यान दे दीजिए कि इसको जो है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल को और भी नाम से इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी, बैलेंस इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, इन सभी नामों से जाना जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है सर, आनंद मोहन सर, अनूप सर, थैंक यू सो मच, है ना। ठीक है, तो ये ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल को इन सभी नामों से जाना जाता है। यहाँ दिया भी एक्सप्लेनेशन, वो ऑप्शन में गलती हो गई है। बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, विक्टर एच ब्रूम द्वारा इसे डेवलप किया गया था। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये है एडम्स इक्विटी थ्योरी में हमें मैच करवाना है। एडम्स इक्विटी थ्योरी में मैचिंग करवानी है।
देखिए इसमें एडम्स इक्विटी थ्योरी में पर्सन क्या होता है, द इंडिविजुअल फॉर होम इक्विटी और इनइक्विटी एग्जिस्ट। ठीक है, तो पर्सन होता है वो व्यक्ति जिसके लिए इक्विटी या इनइक्विटी एग्जिस्ट करती है। नहीं, मैच नहीं है सर, है ना। कंपैरिजन का मतलब होता है एनी ग्रुप और इंडिविजुअल यूज्ड बाय पर्सन एज रेफरेंस रिगार्डिंग इनपुट एंड आउटकम। इनपुट्स में होता है जिसमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में जॉब, एजुकेशन, नॉलेज, स्किल वगैरह ये सारी चीजें इनपुट में हम देते हैं, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस वगैरह। और आउटकम क्या आता है, हमारा आउटकम आता है सैलरी के तौर पर, प्रमोशन, प्री रिक्विजिट रिसीव फ्रॉम जॉब। तो ये है इसका। पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल जिसके लिए इक्विटी इनइक्विटी एग्जिस्ट करती है। आउटकम क्या आता है, सैलरी के तौर पर प्रमोशन, है ना, जॉब में जो और बेनिफिट्स मिलते हैं। इनपुट्स के तौर पर हम एजुकेशन, नॉलेज, स्किल वगैरह, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, ये सब इनपुट के तौर पर देते हैं। ठीक है, कंपेयर के लिए हम इनपुट को कंपेयर करते हैं किसी और के रिगार्ड में, विथ रेफरेंस टू अदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। ठीक है, 1 और 4 स्वैप है, बाकी सब सेम है। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। एडम्स इक्विटी थ्योरी देखिए ये पूरा लिखा हुआ है, इनपुट्स में क्या क्या, आउटकम में क्या क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट टर्म यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट फॉर गोल्स दैट आर लिंक्ड टू रिवार्ड्स। जो गोल जो है लिंक होते हैं रिवार्ड्स के साथ में, उन्हें साइकोलॉजिस्ट द्वारा क्या बुलाया जाता है, क्या पुकारा जाता है? गोल्स दैट आर लिंक टू रिवार्ड। यानी अगर आप गोल पूरा करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। तो ये क्या चीज है, इनरिचमेंट है, एप्रिसिएशन है, इंसेंटिव है, इनलार्जमेंट है। तो सर ये इंसेंटिव कहलाते हैं, है ना। आपको इंसेंटिव दिया जाता है अगर आप कोई सर्टेन 10 लाख से ऊपर की म्यूचुअल फंड करवा देंगे या इंश्योरेंस करवा देंगे तो दे गिव यू इंसेंटिव, ये वही है। तो गोल विथ रिवार्ड को इंसेंटिव कहा जाता है। Which of the following factor does not contribute to quality of work life? वर्क लाइफ को क्वालिटी को सुधारने के लिए या क्वालिटी में अगर मेजरमेंट करें जो है वर्क लाइफ को, तो कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता है? एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट हो तो हाँ वर्क लाइफ में क्वालिटी आएगी। अ सेंसिबल इंटीग्रेशन ऑफ जॉब करियर और फैमिली लाइफ और लेजर टाइम मिले आपको, वर्क लाइफ अच्छी रहेगी आपकी। जॉब्स एम्ड एट डेवलपिंग एंड यूजिंग एम्प्लॉयज स्किल एंड एबिलिटी, तो ये भी अच्छा है वर्क एनवायरनमेंट के, वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क लाइफ के लिए। प्रोवाइड बेटर सैलरी टू हार्ड वर्किंग एंड स्किल्ड एम्प्लॉय, तो बेहतर सैलरी प्रोवाइड करके आप उनकी जो है वर्क लाइफ में क्वालिटी नहीं लाते हैं, बाकी सबसे वर्क लाइफ में क्वालिटी आती है। तो डी जो है जो क्वालिटी नहीं लेकर आता है, बाकी सभी। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में एडिक्वेट फेयर कंपनसेशन मिले, सेफ हेल्दी इन्वायरमेंट हो, डेवलपमेंट वगैरह होना चाहिए, ग्रोथ और सिक्योरिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉय यहाँ पर सेल्फ स्टीम वगैरह फील करे, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सेंसिबल इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हैं जो आपको फील करवाती है कि हाँ हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी है। ये है, आपको मैच करवाना है, 2 लिस्ट है हमारे सामने। ठीक है, मैं यही रखता हूं इसे। देखिए, रोल ओवरलोड, रोल इरोजन, रोल आइसोलेशन, रोल एक्सपेक्टेशन, कॉन्फ्लिक्ट। तो ओवरलोड मैंने आपको बताया था कि आपको अगर आपके रोल में डिक्रीज हो रहा है और आपको लगता है कि आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं, तो ये रोल इरोजन हो रहा है आपका। डिक्रीज इन वंस लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी जिम्मेदारी आपको पहले दी गई थी वो भी हटा दी गई, तो रोल इरोजन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद में स्पेसिफिक स्ट्रेसर, देखिए ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार क्या करते हैं,
यही इतना लिख करके भी पूछ लेते हैं। मतलब आपसे एग्जाम में पूछेगा ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जॉब ओवरलोड, रोल ओवरलोड है, रोल इरोजन है, रोल आइसोलेशन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि स्पेसिफिक स्ट्रेसर दैट रिफ्लेक्ट द परसेप्शन दैट द डिमांड ऑफ वंस वर्क रोल एक्सीड पर्सनल रिसोर्सेज। एक आदमी की जो वर्क रोल डिमांड है वर्क रोल में, वो पर्सनल रिसोर्सेज यानी जितना वो कर सकता है उससे कहीं ज्यादा डिमांड हो रही है, तो ये एक तरीके का रोल ओवरलोड है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें जो ये है कि सिंपल एक लाइन में एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ए डिक्रीज इन द वंस लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी और फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग फुल्ली यूटिलाइज इज कॉल्ड, ऐसे पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो ये रोल इरोजन हो रहा है क्योंकि आपका रिस्पांसिबिलिटी घटा दी गई है। ये जितना आप पर्सनल आपकी हिम्मत है उससे ज्यादा आपसे उम्मीद रखी जा रही, डिमांड की जा रही, तो रोल ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये लगता है कि कुछ रोल ऐसे हैं जो ज्यादा अच्छे लगते हैं और कुछ रोल ऐसे हैं जो मजा नहीं आता है, तो रोल आइसोलेशन फील कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है कि हाँ, मतलब जैसे क्लर्क में मुझे हेड कैशियर बना दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझे रिकवरी पे भेजिए तो मुझे मजा नहीं आता है, तो दैट्स काइंड ऑफ रोल आइसोलेशन। और जो एक बच गया रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड फ्रॉम अ रोल। एक रोल है जिसमें ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा है एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये अपने आप में 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन आईआईबीएफ ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है और कई बार एक क्वेश्चन इसमें से उठा लेगा, जैसे वो सीधे सीधे ये उठा करके रख देगा सिंपल, ये पूछेगा ये किसकी डेफिनेशन है आप बताएं, ये रोल आइसोलेशन की है, रोल इरोजन की है, रोल ओवरलोड की है, तो ध्यान रखें जैसे रोल ओवरलोड, ये रोल इरोजन की डेफिनेशन है और ये रोल आइसोलेशन की है ना, उसके बाद में ये रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपसे। ठीक है, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर, 1 3 4 1 और 2। ठीक है, रोल एक्सपेक्टेशन, रोल ओवरलोड, रोल इरोजन, रोल आइसोलेशन। फिर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो यहां से पूछा था है, तो ये भी मैं मैचिंग के लिए आपके लिए लेकर आया हुआ हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको अकेले भी मिल सकता है और ऐसे जैसे मैच द फॉलोइंग दिया है मैंने, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, मैं जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये आया हुआ है। तो जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट और जॉब रोटेशन। रोटेशन का मतलब जो है रोटेट हो रहे हैं फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, देखिए इट मींस शिफ्टिंग वन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, तो एक तो क्लियर हो गया, ये जॉब रोटेशन है। अब दो देखो, इनलार्जमेंट और इनरिचमेंट में, अभी इनरिचमेंट में हमने देखा था, इनरिचमेंट में क्या होता है, it involves redesigning the job so that they are more challenging to the employee and have less repetitive work, है ना, वही बोरियत नहीं रहनी चाहिए, है ना, तो that's job enrichment किया गया। अब जो बचा वो job enlargement है, it refers to assigning more and more job of the same level to diversify the skill of person, more and more job assign करना job का enlargement कहलाता है, job को interesting बनाना जॉब इनरिचमेंट कहलाता है। और जॉब बदलते रहना, कभी क्रेडिट में हो, कभी मार्केटिंग में हो, कभी आईटी में हो, कभी जो है हेड ऑफिस में उठाए गए, जॉब रोटेशन कहलाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो बस 15 क्वेश्चन हो गए हमारे फ्रेंड्स, जो है मैं एक बार इनको आपको क्वेश्चन नंबर 11 से दोबारा रिपीट करवा देता हूं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था एडम्स इक्विटी थ्योरी के हिसाब से पर्सन कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए इक्विटी या इनइक्विटी एग्जिस्ट करती है, सो हमारा चौथा हो जाएगा। इनपुट में हम क्या देते हैं, व्यक्ति की एजुकेशन, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, ये सारी चीजें देते हैं। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, सैलरी, प्रमोशन, प्रीरिक्विजिट फॉर जॉब, यानी कि जो पर्क्स वगैरह मिलते हैं। कंपेरिजन करने के लिए एनी ग्रुप और इंडिविजुअल यूज किया जाता है रेफरेंस के तौर पर, ताकि हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने देखा कि इनमें से साइकोलॉजिस्ट कौन सा टर्म यूज करते हैं उन गोल्स के लिए जो कि लिंक होते हैं रिवार्ड से। कोई गोल पूरा करोगे तो रिवार्ड मिलेगा। 15 क्वेश्चंस आर देयर, है ना, 15 क्वेश्चन होते हैं। तो गोल जो लिंक्ड है रिवार्ड से, तो क्या कहलाते हैं, अगर कोई गोल अचीव करोगे तो बदले में आपको इनाम मिलेगा, तो दैट्स फ्रेंड इंसेंटिव। ये क्या होता है, इंसेंटिव कहलाता है। ओके, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया कि कौन सा फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, वर्क लाइफ की क्वालिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो
बेटर सैलरी जो है हार्ड वर्किंग स्किल्ड एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। उसके बाद में फिर हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 देखा जिसमें हमने मैचिंग करवाई। मैचिंग में क्या था, रोल इरोज हो रहा है, मतलब कि जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई तो उसको घटा दिया गया। रोल ओवरलोड हो रहा है, तो एक बहुत ज्यादा दबाव है आपके ऊपर, आपसे बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही है कि रोल में जितना आपकी क्षमता उससे ज्यादा उम्मीद की जा रही है, एक्सीड कर जा रहा है डिमांड को। ठीक। रोल आइसोलेशन, एक रोल आपको ज्यादा अच्छा लगता है, एक रोल से आप दूरी बना के रखते हैं, रोल आइसोलेशन है। ठीक है। उसके बाद में रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट तब होती है जब एक्सपेक्टेशन और डिमांड जो है रोल से ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन में हो। ओके, पूछा जाता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए क्वेश्चन ये रखा हूं आपके लिए, एग्जाम में आपको मिलेंगे। भले देखिए, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मतलब ये जैसे ये 4 टर्म है ना, ये 4 टर्म है यहाँ पे, और कितने 3 ये टर्म है, 7 टर्म्स आर देयर। आप एग्जाम में बैठेंगे, विश्वास करिए जो है इनसे बचकर नहीं जा पाएंगे। है ना। जॉब इनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन। रोटेशन मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट करना एम्प्लॉय को, जॉब रोटेशन। जॉब इनलार्ज कर दी गई है तो मतलब मोर और मोर जॉब उसको असाइन करके उस सेम लेवल पर और ज्यादा टास्क उसको असाइन किए गए हैं। जॉब एनरिचमेंट मतलब जॉब को रिडिजाइन किया जा रहा है, रिपीटेटिव वर्क घटाए जा रहे हैं और जॉब को और चैलेंजिंग बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको मजा आए, अच्छा लगे। ठीक है, बस यहीं पर फ्रेंड्स अपना खत्म होता है ये क्लास। कल फिर मिलेंगे 8:30 पर, 8:30 PM। चैप्टर नंबर 12 अगर कंटिन्यू हो पाएगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो चैप्टर नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 अगर पढ़ लिया है तो ठीक है, 13 तैयार कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 13 तैयार कर लीजिएगा, ताकि हम कल डिस्कस करेंगे। तो 12 करेंगे अगर क्वेश्चन मिल पाए तो, नहीं तो फिर 13 की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके, कल ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो है आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, विश्वास करिए। संतोष सर अभी मौके पर ध्यान नहीं है। हाँ बिल्कुल, चैप्टर नंबर 13 रेडी करिए, मे बी कि कल हम चैप्टर नंबर 13 इनकाउंटर करें। ठीक है फ्रेंड, तो अब आप क्लास ड्रॉप कर सकते हैं, डिनर वगैरह करिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय। ओके। जॉब एनलार्जमेंट मतलब हुआ, जैसे देखो आदमी जो है आपने उसको बिठा रखा है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसको आपने बिठा के रखा हुआ है, पीओ है, और आपने उसको लगा रखा है रिकवरी पे। अब उसको क्या कर रहे हैं, रिकवरी तो दे रखी है, उसको डेबिट कार्ड इश्यू करने के लिए भी लगा रखा है। उसी से बोल दिया कि जो है अगर कोई लोन का कस्टमर है तो उसके वेरिफिकेशन के लिए भी जाना है। तो क्या हो रहा है, जॉब इनलार्ज की जा रही है उसकी, उसी लेवल पर। कुछ ना तनख्वाह बढ़ेगी, ना कुछ होगा, ना लेवल बढ़ेगा, काम बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है सर, सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से। गुड नाइट फ्रेंड्स।